जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुपर टेट की जो है क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे हैं शिक्षण कौशल के बारे में, शिक्षण कला के बारे में। तो जिसके बारे में आज हमारी दूसरी क्लास है दोस्तों। तो सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो दोस्तों, स्वागत करेंगे वहीं से, शुरू करेंगे वहीं से क्लास जहाँ से छोड़े थे। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट से दोस्तों वीडियोज़ को शेयर और लाइक कर दीजिए। जब क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए सुपर टेट की क्लास में हम बहुत जो है कि नोट्स जो है शॉर्ट में लेकर के नहीं चलेंगे। हमारे पास टाइम है, हम अच्छे तरीके से जो है बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें मैं बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और एक एक पॉइंट जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको हेल्प मिलेगी। और अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिए दोस्तों, क्योंकि पूरा का पूरा जो है कि यहाँ पर नोट्स है, वहाँ पर आप जो है खुद से नोट्स बना सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो है कि आप जो है लास्ट टाइम में रिवीजन करने के काम आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वहीं से जहाँ से छोड़े थे। तो हम लोग शुरू करते हैं शिक्षण के उद्देश्य। तो हम लोगों ने पिछले वीडियोज में जो है कि शिक्षण के अर्थ के बारे में पढ़ा था, शिक्षण के अर्थ के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, ये सब चीज़ें जो है कि पढ़ा था। और आज हम लोग शिक्षण के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि तीव्र गति से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव शिक्षा प्रक्रिया पर भी पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, जिससे शिक्षा व शिक्षण के उद्देश्यों, विधियों, प्रविधियों, पाठ्यक्रम और शिक्षा की भूमिका में क्या आया है, व्यापक बदलाव आया है, यानी बहुत बड़ा बदलाव आया है, जो आज के समय में हमको निश्चित रूप से देखने को मिलता है। आज शिक्षण का मुख्य व महत्वपूर्ण उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को बालोपयोगी, रुचिकर, आनंददायी, प्रभावी, व्यवहारिक व बोधगम्य बनाना है, जिससे बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार क्या कर सकें, विषय वस्तु को अच्छी तरीके से समझ सकें और उसका समय से क्या कर सकें, प्रयोग कर सकें। तो उसी के बारे में जो है शिक्षण के कुछ जो है प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ उद्देश्य दिए गए हैं। हालांकि ये पॉइंट पिछले वीडियोज़ में भी थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बताया, पर यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए विस्तार पूर्वक। तो पहला पॉइंट जो क्या है शिक्षण का उद्देश्य, कि शिक्षार्थियों को जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान करके उनके व्यक्तित्व, क्षमताओं, योग्यताओं व कुशलताओं का क्या करना, अधिकतम विकास करना। अर्थात शिक्षण का उद्देश्य शिक्षार्थियों के जीवन में उपयोग होने वाली किसी भी चीज़ के बारे में उनको क्या करना है कि ज्ञान प्रदान करना है, जिनका उपयोग यह अपने जीवन में कर सकें। उन्हें अपने व्यक्तित्व के क्षमताओं के अनुसार और कुशलताओं का क्या करना है, अधिकतम विकास करना है, पहला उद्देश्य। सेकंड जो बन जाता है कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे वे क्या कर सके, पढ़ने व अन्य कार्यों में क्या कर सकें, रुचि ले सकें। क्योंकि अगर रुचि नहीं होगी तो बच्चे जो है कि पढ़ेंगे नहीं ध्यान से, और उनका जो है कि विकास संभव नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट बन जाता है कि छात्रों में आत्मविश्वास की भावना को क्या करना, जागृत करना, जो है शिक्षण का क्या है, विशेष उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 है कि छात्रों की जो मूल प्रवृत्तियों को सही दिशा देना, वह उनमें स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना, जिससे वे क्या कर सकें, समाज, देश व विश्व कल्याण में अपना जो है कि महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि जीविकोपार्जन करना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल बात सही है कि यदि आप कुछ भी आज कर रहे हैं तो अपने जीवन यापन करने के लिए, कि हमारा जो भविष्य होगा उसमें हमको कोई कठिनाई नहीं होगी, चाहे वो आर्थिक स्तर से हो, सामाजिक स्तर से हो, किसी भी स्तर से आपको जो है आने वाले समय में, यानी भविष्य में आपको कोई परेशानी नहीं हो, आपका जीवन जो है कि बहुत ही सुखमय तरीके से बीते। इसी वजह से जो क्या करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने जीवन में ये कार्य करता है कि हमारा जीवन जो है कि बिल्कुल सफल हो। अतः छात्रों को क्या करना है, स्वावलंबी बनाना है, और उनमें व्यावसायिक क्षमता का क्या करना है, उत्पन्न करना भी क्या है, एक शिक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें, छात्रों में नेतृत्व क्षमता का, यानी कि लीडरशिप की बात करें, लीडरशिप की क्षमता का विकास करना, नैतिकता की बात करना, सामाजिक मूल्यों का विकास करना, जो कि इसका शिक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट जो बन जाता है कि छात्रों को स्वास्थ्य, एक मिनट, बहुत ही ऊपर शायद चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, जो कि निश्चित रूप से आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, वन बाय वन हम पढ़ेंगे एक एक चीज़। तो 7 पॉइंट था कि छात्रों को स्वास्थ्य, स्वच्छता व अपने परिवेश के प्रति जागरूक बनाना, क्योंकि अगर हमारा पर्यावरण, हमारे आसपास के परिवेश जो अगर स्वस्थ रहेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि छात्रों का मार्गदर्शन करना,
क्योंकि उन्हें उचित समय पर प्राप्त मार्गदर्शन सफलता दिलाने के लिए क्या सहायक होता है। यानी कि पॉइंट की बात करें जिसमें जो है कि बताया गया है, यानी सारी चीज़ें कि छात्रों को क्या करना है, मार्गदर्शन देना है, उन्हें दिशा निर्देश देना है ताकि वो क्या कर सकें, उसके अनुरूप जो है सफलता जो है कि प्राप्त कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आ गया है, शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं। तो शिक्षण के कुछ निम्नलिखित क्या हैं कि सिद्धांत हैं, तो वो क्या हैं उनके बारे में पहले जान लेते हैं। सिद्धांत की जरूरत क्यों पड़ी। तो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक दार्शनिकों विशेष शिक्षा विशेषज्ञों और समाजशास्त्रियों ने गहन चिंतन किया है कि जिसके फलस्वरूप शिक्षण के क्षेत्र में अनेक शोध व प्रयोग क्या किए गए हैं, संपन्न किए गए हैं। और उसके बाद शिक्षण के क्षेत्र में हुए इन शोध प्रयोग तथा सामान्य परंपराओं के फलस्वरूप जो शिक्षण के सामान्य सिद्धांत विकसित हुए हैं, उन्हें आज के वीडियो में हम लोग जो है कि कवर करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं। तो पहला जो पॉइंट बन गया है यहाँ पे, पहला जो शिक्षण का सिद्धांत है तो निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट ऑब्जेक्टिव्स। इस सिद्धांत का अर्थ क्या है। तो जैसा कि निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत पॉइंट से समझ में आता है कि इस सिद्धांत का अर्थ है कि प्रत्येक पाठ का एक निश्चित उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। यानी आपके पाठ्यक्रम में जो भी लेसन चैप्टर दिया गया है उसका एक निश्चित उद्देश्य होगा, वो जो है आपका होना चाहिए। यह उद्देश्य स्पष्ट, निश्चित और पूर्ण परिभाषित होना चाहिए। निश्चित उद्देश्य करता क्या है, तो शिक्षक को प्रभावशाली ढंग से पाठ पढ़ाने में और छात्रों को जो है सफलतापूर्वक पढ़ने में क्या करता है, मदद करता है। बिना स्पष्ट उद्देश्यों के पढ़ाना जो है कि शिक्षण जो है प्रभावी नहीं होगा, उसका कोई उद्देश्य नहीं होगा, तो हम सफल कैसे होंगे। किसी भी चीज़ को कार्य करने से पहले हम उसका क्या करते हैं, एक सिद्धांत होता है, उसका कोई उद्देश्य होता है, उसको हम क्या करते हैं कि लेकर के चलते हैं और लास्ट में उसको हम पूरा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो बात आ जाती है, अनुकूलता का सिद्धांत। अनुकूलता से क्या मतलब है, तो शिक्षण प्रक्रिया एक जीवंत तो क्रिया है, बिल्कुल बात सही, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है जिससे छात्र और शिक्षक क्या करते हैं, मिलकर करते हैं, यानी दोनों के सहयोग से चलता है। और इसे पारिस्थितिकियों एवं तत्वों के अनुसार क्या किया गया है, लचीला होना चाहिए, तभी जो है कि यह छात्रों के अनुकूल बन सकती है। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो सृजनात्मक तथा सूझबूझ से क्या होना चाहिए, युक्त होना चाहिए, जो शिक्षक को जो आवश्यकता के अनुसार क्या कर सके, शिक्षण में परिवर्तन ला सके। यानी क्या होना चाहिए, उसको सृजनात्मकता और लचीला होना चाहिए ताकि वो उसके अनुकूल जो है क्या कर सके, शिक्षण प्रक्रिया को क्या करें, आगे बढ़ाएं, जिससे छात्रों का जो है कि सर्वांगीण विकास हो सके। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, सक्रियता का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट है सक्रियता का सिद्धांत। तो तीसरा पॉइंट रहा कि शिक्षण क्रिया में शिक्षक और छात्रों के जो मध्य क्या होती है, अंतः क्रिया होती है। और शिक्षक का कर्तव्य है कि वह शिक्षण में क्या कर सके, क्रियाशीलता बनाए रखे, जिससे छात्र जो है सक्रिय होकर क्या करें, उसमें भाग लें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों की मूल प्रवृत्तियों एवं इंद्रिय संवेदनाओं का क्या करे, अधिकतम प्रयोग करे तथा प्रत्येक सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोगात्मक पक्ष भी प्रस्तुत करे एवं छात्रों को स्वयं करके सीखने के क्या कर सके, अवसर प्रदान करे। छात्र जितनी ही सक्रियता से सीखेंगे, शिक्षण उतना ही क्या होगा, प्रभावशाली होगा, निश्चित रूप से होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो अगला सिद्धांत है कि जनतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। तो ये क्या है, तो ये है कि छात्र के जो व्यक्तित्व विकास के हेतु जनतंत्रीय व्यवस्था उत्तम मानी गई है, क्योंकि यह उनमें स्वचिंतन और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के क्या करता है, अवसर प्रदान करता है। साथ ही उनमें आत्मविश्वास, आत्मगरिमा, आत्मसम्मान आदि जैसे गुणों का भी विकास करती है। अतः शिक्षक को कक्षा में जनतंत्रीय प्रणाली क्या करना चाहिए, अपनानी चाहिए, ना कि तानाशाही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो पूर्व अनुभवों का सिद्धांत। यानी कि सर्वप्रथम छात्रों के हमें पूर्व ज्ञान तथा पूर्व व्यवहार का एवं पूर्व अनुभवों की जानकारी प्राप्त करना चाहिए शिक्षक को। उसके बाद इन्हीं के आधार पर हम क्या करेंगे, उनके सामने जो नया ज्ञान है, नई चीज़ें हैं, उनके सामने प्रस्तुत करेंगे और इससे शिक्षण प्रक्रिया काफ़ी सरल और सुगम हो जाती है। क्योंकि जैसे ही जहाँ तक बच्चा सीखा है उसके नेक्स्ट स्टेप से आप बताना शुरू करेंगे, उससे जोड़कर नेक्स्ट स्टेप से शुरू करेंगे, तो बच्चे को आसानी होगी चीज़ों को समझने में। ये तो हो गए उसके मुख्य सिद्धांत। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कुछ शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, साइकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स हैं आप टीचिंग के, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शिक्षा आजकल क्या है, बाल केंद्रित है,
शिक्षा का रूप ले चुकी है। बाल केंद्रित शिक्षा का संप्रत्यय मनोविज्ञान की ही क्या है, देन है, और जिसका तात्पर्य है कि बालकों की योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, मानसिक स्तरों तथा उसकी आयु के आदि के आधार पर क्या करना, शिक्षा जो है कि प्रदान करना। बालकों की बात करें कि तो बालकों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए मनोवैज्ञानिकों ने प्रभावशाली शिक्षण हेतु अनेक सिद्धांतों का क्या किया है, निर्माण किया है, जिसे कुछ नीचे जो है महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत दिए गए हैं, और जिनके विषय में एक शिक्षक को क्या होना चाहिए, अवश्य जानना चाहिए, जो कि आपको भी जानना चाहिए। सबसे जो पहला सिद्धांत था मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, वो है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। यानी कि अभिप्रेरणा तथा रुचि जो है शिक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक और छात्र क्या होते हैं, दोनों ही अभिप्रेरित होकर रुचिपूर्वक क्या करते हैं, कार्य करते हैं। फलस्वरूप अधिगम प्रक्रिया अधिक सजीव तथा प्रभावशाली होती है, निश्चित रूप से होती है। आप लोग इसको समझ चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, तो अभ्यास एवं आवृत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन एंड एक्सरसाइज। तो यह क्या है, सर्वविदित तथ्य है, बिल्कुल बात सही है कि यदि अर्जित ज्ञान का क्या किया जाए, अभ्यास एवं पुनरावृत्ति न की जाए, तो छात्र जो है सरलता से क्या कर सकते हैं, स्मरण रख सकते हैं। अगर पुनरावृत्ति नहीं होती है तो हम भूल जाते हैं। अगर उसका पुनरावृत्ति होता है, अभ्यास होता है, तो वह क्या होता है, लंबे समय तक हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को याद कर सकते हैं, स्मरण रख सकते हैं। अतः शिक्षण क्रिया में पुनरावृत्ति और अभ्यास को अवश्य स्थान दिया जाना चाहिए, और निश्चित रूप से स्थान दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, तत्परता का सिद्धांत। तत्परता के सिद्धांत में यानी छात्रों को जो कुछ भी पढ़ाया जाए उसके लिए उनमें जो है मानसिक तत्परता अवश्य होनी चाहिए। मानसिक तत्परता के अभाव में छात्र जो है भली भांति सीखने में रुचि जो है कि नहीं लेते हैं, और पढ़ाते समय छात्रों की जो मानसिक परिपक्वता का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 यानी परिवर्तन, विश्राम तथा मनोरंजन का सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि बोरियत होने पर शिक्षण कार्य पिछड़ने लगता है। अतः शिक्षण में उद्दीपन, परिवर्तन, विषय वस्तु में बदलाव, शिक्षण विधियों में विभिन्नता का प्रावधान होना चाहिए, और साथ ही साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आवश्यकता के अनुसार विश्राम, मनोरंजन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि छात्रों के जो मस्तिष्क को विश्राम मिल सके और फिर वे अधिक ताज़ा होकर आगे के अधिगम के लिए क्या हो सकें, तैयार हो सकें। यानी आपको क्लास के बीच बीच में जब भी बोरियत महसूस हो तो आप जो है थोड़ा मनोरंजन के चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कोई कहानी सुना सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, छात्रों का जो है थोड़ा समय के लिए मनोरंजन करें, उनका ध्यान जो है अपने ओर आकर्षित करें। ठीक है, और इस तरह से जो है कि आप जो है नई चीज़ों को फिर से वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे उनका ध्यान जो है कि आप पर बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो प्रतिपुष्टि एवं पुनर्बलन का सिद्धांत। तो छात्रों को पुनर्बलन देकर हम शिक्षण को क्या कर सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं, और उनके कुछ अच्छे व्यवहार के लिए उन्हें क्या किया जाना चाहिए, पुरस्कृत कर दिया जाना चाहिए। जिससे होगा क्या कि उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति की विषय में सूचनाएं दी जानी चाहिए, और छात्र ऐसी स्थिति में कार्य जल्दी समझते हैं और उसको क्या करते हैं, दोहराते हैं। उनमें शिक्षक अच्छी आदतों का विकास कर सकता है, और इस प्रकार की प्रतिपुष्टि एवं पुनर्बलन का प्रयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या किया जा सकता है, तो और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अब शिक्षण की विधियां क्या क्या होंगी, किस तरीके से जो है क्या करना चाहिए, शिक्षण कार्य करना चाहिए। तो शिक्षा कक्षा संचालन प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की जो कि विधियां हैं, जिससे अध्यापक क्या करते हैं, शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बना सकता है। तो चलिए उन विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उन विधियों की विशेषताएं क्या हैं। तो पहला पॉइंट जो है कि विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करना, ताकि वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से क्या कर सकें, भागीदारी करें और सीखने के लिए सतत प्रयास करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और मानसिक योग्यताओं की क्या करें, अनुरूप जो है कि हो, जो आपकी शिक्षण कार्य हो। उसके बाद बात करते हैं कि विद्यार्थियों के अनुभव पर क्या करना, अधिक बल देना है, यानी जो भी उनका अनुभव है उनको सम्मान देना। ठीक है, क्लास में। उसके बाद सहपाठियों के साथ सीखने के लिए कार्यक्षेत्र उपलब्ध कराना, बिल्कुल सहयोग की भावना उसमें उत्पन्न होगी इससे। ठीक है, उसके बाद करके सीखने के लिए कार्यक्षेत्र उपलब्ध करना। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग की बात की जा रही है। उसके बाद विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए, ज्ञान का स्वसृजन करने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना।
बच्चों में सृजनात्मक चिंतन का विकास करना, बच्चों में जीवन कौशल का विकास करने के लिए कार्य क्षेत्र उपलब्ध कराना, सभी विषय वस्तु के शिक्षण के लिए केवल एक ही विधि का उपयोग करने के बजाय हमें लचीला तरीका अपनाने शिक्षण अधिगम के दौरान विभिन्न विधियों का उपयोग किया जा सकता है। और ऊपर से नेक्स्ट पॉइंट जो बात करें तो सस्ता। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। शिक्षण की विधियों का जो है कि वर्गीकरण, यानी कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है, क्या क्या विधियां हो सकती हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक और विद्यार्थियों की भूमिका के आधार पर इनकी विधियों के दो मुख्य श्रेणियों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, अर्थात अनुदेशात्मक विधियां और विद्यार्थी अनुकूल विधियां। ये जो है दो पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, प्रथम प्रतिस्थिति क्या है, अनुदेशात्मक विधि का उदाहरण है, यानी कि इधर जो पॉइंट दिया गया है ये क्या है, अनुदेशात्मक विधि का उदाहरण है। और द्वितीय परिस्थिति जो है विद्यार्थी अनुकूल विधि है। तो अनुदेशात्मक अगर विधि में बात कर लेते हैं तो व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन व निगमन विधि। उसके बाद विद्यार्थी अनुकूल विधियां जो हैं खेल विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, समस्या समाधान विधि है और अन्वेक्षण विधि। तो ये जो है विद्यार्थी अनुकूल विधियां हैं और ये सभी क्या हैं, शिक्षण अधिगम की विधियां हैं। तो मेन जो है दो हैं, अनुदेशात्मक विधियां, विद्यार्थी अनुकूल विधियां। और अनुदेशात्मक में व्याख्यान, प्रदर्शन, आगमन एवं निगमन विधि, और विद्यार्थी अनुकूल विधियों में प्रोजेक्ट, खेल विधि, समस्या समाधान विधि और अन्वेक्षण विधि। ठीक है, तो ये जो है कि शिक्षण अधिगम की क्या है, विधियां हैं, जिसको कि वर्गीकृत किया गया है दो मुख्य पार्टों में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, पहला पॉइंट जो दिया है अनुदेशात्मक विधियां। तो इन सभी चीज़ों के बारे में देखिए, यहाँ पे जो है हम बात करेंगे अनुदेशात्मक विधियाँ और विद्यार्थी अनुकूल विधियों के बारे में। तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है कि इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और एक बात आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर कि अभी तक जो हमने जिस तरीके से ये दो वीडियोज़ जो है कि आपने देखा है, तो यहाँ पर कुछ दूसरे तरीके से नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है कि पीपीटी के माध्यम से जो है कि ये वीडियोज़ देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको और भी अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आने वाली है। तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक और शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।